हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पारद के दोष के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो पारद के जो 3 मुख्य दोष है वो कौन कौन से वो देखते हैं हम। ठीक है, ओके। तो पारद के 3 मुख्य दोष कौन कौन से हैं? तो नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। ठीक है, तो ये जो है हमें 3 अच्छे से याद में रखना ही है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। ठीक है, फिर उसके बाद नैसर्गिक दोष के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पारद जो रहता है यह एक खनिज द्रव्य है जो कि सहज और मिश्र रूप में भूगर्भ में मिलता है। ठीक है, पारद के साथ ही भूगर्भ में अन्य धातु के होने से तथा इसमें अन्य धातु को लीन करने की एक स्वाभाविक शक्ति होती है। ठीक है, उसके होने से भूगर्भ स्थित धातुओं का इसमें मिश्रण होना जो वह स्वाभाविक है। ठीक है, तो मतलब नैसर्गिक दोष हम कैसे बता सकते हैं कि पारद जो है उसमें यह एक खनिज द्रव्य है जो कि सहज और मिश्र रूप में भूगर्भ में मिलता है। ठीक है, और पारद के साथ भूगर्भ में अन्य धातु भी तो रहते हैं ना, है ना, और उस अन्य धातु को लीन करने की स्वाभाविक शक्ति रहती है जो कि जिसके कारण जो है वह मिश्रित हो जाते हैं पारद से और वहाँ पर एक नैसर्गिक दोष जो है वो उत्पन्न कर देते हैं पारद में। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक दोष कहते हैं। फिर उसके बाद यौगिक दोष। यौगिक दोष मतलब कि क्या, कि जो पारद है, पारद जो है वह हमेशा विदेशों से भारत में आता था। ठीक है, पहले के इसमें क्या होता था कि पारद जो है वो विदेश से जो है भारत में आता था। पहले व्यापार का साधन जो था ऊँट था, खच्चर और साहसिक व्यापारियों के द्वारा नावों या बोटों के द्वारा इस देश में वह आता था। ठीक है, लेकिन जो आमदनी कम और ग्राहक या उपयोग जो है अधिक होने के कारण व्यापारी लोग क्या करते थे ना कि जो पारद है उसमें पिघला हुआ जो नाग और वंग धातु जो है वह मिला देते थे और उसको मिलाकर बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो मिलावट होता था वैसे उसमें दोष उत्पन्न हो रहे थे। मिलावट से पारद में नाग वंग आदि दोष जो है उसकी उत्पत्ति हो रही थी। उसी को अपन क्या कहते हैं? यौगिक दोष कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी अपन को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे औपाधिक दोष के बारे में। तो औपाधिक दोष मतलब कि भूगर्भ में पारद के संपर्क में आने वाले दोषों को औपाधिक दोष कहते हैं। मतलब कि पारद के संपर्क में जो भी दोष आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? औपाधिक दोष कहते हैं। जैसे कि धातुओं के अंतरिक्ष भूगर्भ में जो दूषण है वह पारद के संपर्क से पारद में लग जाता है। ठीक है, संभवत भूगर्भ में जहाँ पर पारद मिलता हो वहाँ की मिट्टी, पत्थर एवं जल आदि विषाक्त हुए रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर पारद मिलता है ना हमें, वहाँ की जो मिट्टी वगैरह जो रहते हैं, पत्थर वगैरह, जल वगैरह, वो विषाक्त रहते हैं। इसके कारण उसमें वो चिपक जाते हैं पारद में और उसमें कुछ विशुद्धि आ जाती है, मतलब कि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? औपाधिक दोष कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसका एक चार्ट के थ्रू कैसे बताया गया है वो हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पारद के दोष जो है वो मुख्य दोष 3 होते हैं। कौन कौन से? नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। ठीक है, अब नैसर्गिक दोष जो है वह 3 इसमें बटा गया है। कौन कौन से? विष, वाहिनी और मल। ठीक है, उसके उप प्रकार है। फिर यौगिक दोष जो है उसमें 2 प्रकार है। कौन कौन से? नाग और वंग। ठीक है, फिर औपाधिक दोष जो इसके कितने प्रकार है? 7 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से है? तो भूमिज, गिरिज, वारिज और नाग जो है वह 2 है। ठीक है, और वंग जो है वह भी 2 है। ठीक है, एक बार देख लो, फिर से मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या अपन ने बताया कि भूमिज, गिरिज, वारिज और नाग और वंग। ठीक है, तो ये एक और जो नाग और वंग है वह 2 रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम विष दोष के बारे में देखेंगे। तो विष दोष मतलब कि पारद जो इसमें स्वाभाविक रूप में विष दोष प्राप्त होते हैं। ठीक है, पारद जो इसमें स्वाभाविक रूप से वो जो है विष दोष प्राप्त होते हैं, ऐसा सभी रस शास्त्रियों या आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि भूगर्भ से पारद में स्वाभाविक रूप में शंखियाँ रहती है, एंटीमनी, लीड, चप्पल, बिस्पत जिसे कहते हैं, लीड और टीन, ये सभी जो विषैले द्रव्य उसमें मिले रहते हैं। अतः विषाक्त पारद खाने से मृत्यु हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो ये जो है वे विष दोष हो जाएंगे। मतलब कि पारद में
स्वाभाविक रूप से विष दोष जो है वह प्राप्त होते हैं। और वो जो है वो भूगर्भ में जो पारद से जो चिपके हुए रहते हैं, जैसे धातु अपन ने बोले या फिर जो संख्या वगैरह जो है लीड वगैरह, तो उसी को अपन ने क्या बोले, विष दोष कहते हैं। फिर वह्नि दोष मतलब कि भूगर्भ से पारद वाष्प रूप में उड़कर ठंडा होने के पूर्व अन्य धातुओं से मिल जाता है और वह्नि दोष युक्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वाष्प रूप में क्या करता है, जो पारद है ना, जब ठंडा होने उसको रखते हैं तो ठंडा होने से पहले ही वो क्या करता है कि अन्य धातु से मिल जाता है और वहाँ पर एक वह्नि दोष जो है वह उसको उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो उसी को बोला है वह्नि दोष। ठीक है, और पारद को रुद्र वीर्य कहा जाता है और रुद्र शब्द वह्नि के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। और इसके सेवन से, अगर ये सेवन कर लिए ना बिना शोधन के, है ना, ऐसा वाला पारद अगर अपन ने सेवन कर लिए बिना शोधन के, तो हमें दाह, संताप, विकार जो है यह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मल दोष के बारे में हम देखेंगे। तो मल दोष मतलब क्या, तो पारद में नैसर्गिक रूप में यह मल दोष रहता है क्योंकि पारद में अन्य धातुओं का स्वाभाविक मिश्रण रहता है, दूसरे धातु इसमें मिले हुए रहते हैं। इस मिश्रण आदि पारद का स्वरूप जो है मलिन हो जाता है ना। तो पारद में नैसर्गिक रूप में मल दोष तो रहता ही है ऑब्वियसली, और क्योंकि पारद में अन्य धातुओं का स्वाभाविक मिश्रण, अलग अलग धातुओं का जो है वो मिश्रण रहता है ना, और उसी को अपन ने क्या बोले थे, नैसर्गिक दोष बोले थे। ठीक है, इस मिश्रण आदि पारद का स्वरूप जो है वो मलिन हो जाता है। ठीक है, जो इसके कारण क्या करता है कि पारद का जो स्वरूप है मलिन हो जाता है और मल दोष से क्या होने लगता है, फिर अगर हमने ऐसा सेवन किए, ऐसा पारद सेवन किए जिसमें कि मल दोष उत्पन्न है, तो उससे क्या होगा, मूर्छा होगा, भ्रम, ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नाग और वंग दोष के बारे में देखेंगे। तो नाग और वंग दोष जो है उसमें क्या बोल रहा है कि नाग वंग भूगर्भ से पारद में प्राप्त होता है, मतलब कि भूगर्भ जो है उससे हमको मिलता है। और अधिक लाभ के लिए क्या करते हैं, अपन ने पहले ही बोल दिए थे कि जो व्यापारी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब कि बाहर से ही आते हैं ना, मतलब कि विदेश से लाए जाते हैं ना, ये जो पारद है पहले लाया जाता था, तब उस समय क्या करते थे वो कि नाग और वंग जो है ये पिघले हुए धातु जो उसमें डाल देते थे ताकि उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए और उनको प्रॉफिट मिल सके उनको बेचने में। तो ये जो है इसलिए नाग और वंग दोष जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, नाग और वंग धातु से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर अपन औपाधिक दोष के बारे में देखेंगे। तो औपाधिक दोष अपन ने सभी पहले ही देख लिए थे। कितने होते हैं औपाधिक दोष, 7 होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ औपाधिक दोष कौन कौन से हैं, 7। तो भूमिज, गिरिज, वारिज, नाग और वंग। ठीक है, तो भूमिज में 1 आएगा, गिरिज में 1, वारिज में 1, नागज में 2 और वंगज में 2। ठीक है, तो भूमिज मतलब कि जो मिट्टी के संपर्क में रहने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे भूमिज कहेंगे, वो 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद गिरिज, गिरिज मतलब कि गिरिज मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे दोष जो कि पाषाण पत्थर के संपर्क में रहकर वो दोष की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे गिरि दोष। वारिज मतलब कि जल के संपर्क में उत्पन्न होने वाले दोष। नाग मतलब कि शीशे के संपर्क में आने से या फिर नाग धातु जो है उसके संपर्क में आने से जो पारद जो आता है तो उसके कारण उसमें कुछ दोष दिखाई देते हैं, उसी को अपन नागज दोष कहते हैं, वो 2 रहते हैं। फिर उसके बाद वंगज। तो वंगज मतलब कि वंग धातु के संपर्क में आने से जो दोष उत्पन्न होता है पारद में, उसी को हम वंगज कहते हैं, वह भी 2 रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर एक विशिष्ट टाइप का जो दोष रहता है वह पारद में देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सप्त कंजुक। ठीक है, सप्त कंजुक उसे कहते हैं। ये क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो कंजुक का अर्थ क्या होता है कि सांप की केचुली मतलब कि सांप के ऊपर, मतलब कि जो स्किन की जो पतली परत रहती है ना, उसी को अपन कंजुक कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सप्त कंजुक का अर्थ क्या होता है कि दोष जो है वह पारद के ऊपर पतली वाली परत पे बन जाता है, मतलब कि जो दोष रहते हैं ना, बहुत सारे दोष, वह पारद की जो ऊपर वाली जो लेयर रहती है वहाँ पर एकदम पतली परत बना लेते हैं और इसी को सप्त कंजुक कहते हैं। अब इसमें सप्त आया है, सप्त मतलब कि 7, तो इसमें 7 कुछ ना कुछ दोष होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हम देखते हैं। तो उसमें है, सबसे पहला है परपटी, दूसरा है पाटिनी, तीसरा है भेदी, चौथा है द्रावी, 5वां है मलकारी, 6th है अंधकारी, 7वां है ध्वांशी। ठीक है, तो इस तरीके के 7 जो है उसमें दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो सप्त कंजुक में
जो कि सप्तकंजुक पारद का दोष है, एक विशिष्ट प्रकार का, ठीक है। तो परपटी मतलब कि शरीर की चमड़ी के मतलब चमड़ी जो है वह पपड़ी की जैसी हो जाती है, एकदम पतली पतली, है ना, वैसी चमड़ी हो जाती है शरीर की। अगर हम पर ने इस वाले का सेवन किए, इस वाले पारद का सेवन किए, इस विष वाले पारद, इस दोष वाले पारद का अगर सेवन करते हैं तो पाटिनी मतलब कि शरीर को फाड़ देता है, भेदी मतलब कि मल जो है उसका भेदन करता है, द्रावी मतलब कि शरीर के जो धातु है उसको द्रव कर देता है, मलकारी मतलब कि मल को यह बढ़ाता है, अंधकारी मतलब कि यह अंधापन लाता है। यदि हमने ऐसे वाले जो पारद है उसका उपयोग किए, उसका मतलब सेवन किए, तो वह अंधापन ला देता है। ध्वांशी मतलब कि जो कौवा रहता है ना, उसके जैसे जैसे कर्कश स्वर रहता है, उसके समान हमें आवाज़ जो है वह देखने को मिलती है यदि इसका सेवन करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो हो गया, किसके बारे में हो गया, सप्तकंजुक के बारे में हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने वही देखे, क्या देखे कि जो पारद है उसके दोष कितने होते हैं, उसके मुख्य दोष कौन कौन से हैं, है ना, और मुख्य दोष जो है उसके फिर सब प्रकार कौन कौन से, सब टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर एक विशिष्ट टाइप का दोष रहता है पारद में जिसे अपन सप्तकंजुक कहते हैं, वो क्या होता है, वो सभी चीज़ हमने आज के लेक्चर में देखे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।